गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी के पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगी। इनकम टैक्स में पूर्व में भी मैंने आपको कुछ वीडियो भेजे थे, उसी में आज हम वेतन से आय शीर्षक में किस तरीके से हमें आय की गणना करनी है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिक पे यानी मूल वेतन हमें कैसे निकालना है। अगर वेतनमान दे रखा है तो उस वेतनमान के हिसाब से किस तरीके से हम गणना करेंगे बेसिक पे की। अब आगे हम देखते हैं कि महंगाई वेतन क्या है। डीएनएस पे यानी महंगाई बढ़ने पर सरकार वेतनमान में संशोधन करती है, लेकिन यदि लंबे समय तक वेतनमान को संशोधित नहीं किया गया है तो सरकार अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के लिए महंगाई वेतन का भुगतान करती है और महंगाई वेतन मूल वेतन ही माना जाता है। बढ़ती हुई महंगाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को ये महंगाई वेतन का भुगतान करती है। तो राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या 90 दिनांक 26/6/1972 के अनुसार महंगाई वेतन को मूल वेतन की तरह ही लेने की अनुशंसा की गई है, इसलिए महंगाई वेतन मूल वेतन ही माना जाता है। महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो मूल वेतन पर आधारित हैं, उनकी गणना करने के लिए हमें मूल वेतन यानी बेसिक पे प्लस महंगाई वेतन डीएनएस पे, इन दोनों को ऐड करके ही महंगाई भत्ते या अन्य भत्तों की राशि निकालनी होती है। तो ये तो रहा महंगाई वेतन डीएनएस पे। अब उसके आगे आता है कमीशन फीस इत्यादि, यानी कमीशन फीस यानी मूल वेतन के अलावा कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कोई कमीशन या फीस के रूप में कोई भी राशि अगर मिलती है तो वो उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल की जाएगी। कमीशन फीस आदि सभी भुगतान समय आधार पर यानी मासिक या वार्षिक या वेतन के निश्चित प्रतिशत के रूप में हो सकती है, तो ये भी वेतन की आय में शामिल करेंगे। फिर आता है फोर्थ पॉइंट बोनस, यानी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को देय बोनस प्राप्ति आधार पर ही कर योग्य होता है, यानी जब वास्तव में उसे प्राप्त हो जाएगा तभी बोनस प्राप्त होने पर वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी को मिला बोनस, इंसेंटिव बोनस भी वेतन माना जाता है। तो बोनस की अगर घोषणा हो गई है तो हम कर्मचारी के वेतन घोषणा के आधार पर कर्मचारी के वेतन में नहीं जोड़ेंगे जब तक कि उसे वो वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है अलाउंसेस या भत्ते, यानी भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा शर्तों के तहत या उससे लिए जा रहे विभिन्न कार्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या कर्मचारी की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उनकी क्षतिपूर्ति के लिए दिए जाते हैं और सभी प्रकार के भत्तों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला आता है पूर्णतः करमुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस। दूसरा पॉइंट है आंशिक करमुक्त भत्ते यानी पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। और सी पॉइंट है पूर्णतः करयोग्य भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो भत्ते जो कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवा शर्तों या किसी भी उसकी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब दिए जाते हैं तो उनकी 3 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णतः करमुक्त भत्ते। पूर्णतः करमुक्त भत्ते में पहला भत्ता आता है विदेशी भत्ता यानी फॉरेन अलाउंस, यानी यदि सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, भारत के किसी नागरिक को भारत से बाहर सेवा करने के लिए कोई ऐसा भत्ता देती है जो उस कर्मचारी को यदि वो भारत में सेवाएं देता तो प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं। और यह करमुक्ति एक गैर सरकारी या विदेशी नागरिक को प्रदान नहीं की जाती, यानी भारतीय नागरिक हो, सरकारी कर्मचारी हो और भारत से बाहर सेवा करने के लिए सरकार के द्वारा अगर उसे भेजा गया है तो यह भत्ता उसके लिए पूर्णतः करमुक्त होगा। नेक्स्ट आता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, यानी उच्च न्यायालय या के न्यायाधीशों को जो भी भत्ते उच्च न्यायाधीश सेवा शर्त अधिनियम 1954 की धारा 22A(2) के तहत जो भी भत्ते उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्य होते हैं या प्राप्त होते हैं, वे सभी उनके लिए पूर्णतः करमुक्त होते हैं।
अब नेक्स्ट कैटेगरी है कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। यानी यदि नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए खर्चों के संबंध में कुछ विशेष भत्ते दिए जाते हैं, तो कर्मचारी द्वारा उस विशेष प्रयोजन पर जितनी राशि व्यय कर दी जाती है उतनी राशि तक प्राप्त भत्ते कर मुक्त होते हैं। अगर प्राप्त राशि ज़्यादा है और उसने जो व्यय किया है वो कम है तो शेष राशि उसके लिए वेतन शीर्षक आय में कर योग्य होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को यदि टूर पर भेजा जाता है या उसका ट्रांसफ़र होने के कारण उसकी यात्रा के व्ययों की पूर्ति के लिए उसको कोई भत्ता दिया गया है तो यह भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। एवं कर्मचारी के स्थानांतरण के समय व्यक्तिगत सामान को पैक करने या उन्हें नौकरी के स्थान पर ले जाने के लिए अगर कोई व्यय किए गए हैं तो वो भी यात्रा व्यय ही माने जाते हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस शर्त यही है कि जितना वो खर्च कर देगा उतनी राशि कर मुक्त होगी, बाकी राशि कर योग्य होगी। नेक्स्ट आता है डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। यानी जो यात्रा उसके द्वारा की गई है कर्मचारी के द्वारा, उस यात्रा के दौरान सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए जो भत्ता दिया जाता है वो भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। तीसरा है सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए किए गए सवारी व्ययों की पूर्ति के लिए यह भत्ता दिया जाता है, तो यह भत्ता उसके लिए पूर्णतः कर मुक्त है। लेकिन इनके लिए भी शर्त वही है कि अगर पूरी राशि व्यय कर दी गई है तो पूरा कर मुक्त होगा, लेकिन अगर पूरी राशि व्यय नहीं की गई है तो जितनी राशि व्यय की गई है उतनी राशि ही कर मुक्त होगी। यानी कर्मचारी के घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर जाने के लिए किए गए सरकारी व्ययों की पूर्ति के लिए दिए गए भत्ते के संबंध में यह कर मुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी ऑफिस आने के बाद अगर उसको कर्तव्य पालन के लिए या ऑफिस के काम के लिए कहीं जाना होता है और उस विशेष उद्देश्य के लिए उसे अगर दिया गया है भत्ता तो ही कर मुक्त होगा, कन्वेंस अलाउंस। नेक्स्ट है सहायक भत्ता, हेल्पर अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन में सहायता के लिए सहायक या कोई हेल्पर रखने के लिए भत्ता दिया जाता है, तो जितनी राशि वो खर्च कर देगा यानी हेल्पर को जितनी राशि का वो भुगतान करेगा उस भत्ते की राशि उतनी राशि तक कर मुक्त होगी। शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस। शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसंधान संस्थाओं में शिक्षण, अनुसंधान या प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए यह भत्ता दिया जाता है और यह भत्ता जितनी राशि खर्च कर दी जाएगी उतनी राशि तक कर मुक्त होगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, वर्दी भत्ता। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन के दौरान पहने जाने वाली वर्दी या यूनिफॉर्म के खरीद या रखरखाव के लिए यह भत्ता दिया जाता है, तो जितनी राशि वो इस पर खर्च करेगा उतनी राशि कर मुक्त होगी। तो ये थे कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते। अब नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से प्राप्त भत्ता। यानी किसी भी संगठन को अगर यूएनओ से कोई अलाउंस मिलता है तो वो कर मुक्त होगा। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और नियामक व्यय भत्ता, ये जो दो भत्ते हैं ये संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष या सदस्य को अगर मिलते हैं तो ये भत्ते उनके कर मुक्त हैं। और लास्ट पॉइंट है सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों व प्रोफेसरों को प्राप्त भत्ते नियुक्ति से 2 वर्ष तक कर मुक्त होंगे। यानी सार्क सदस्य राज्यों में अगर कोई प्रोफेसर या अध्यापक के रूप में नियुक्त होता है और वहाँ उसको कोई भत्ते मिलते हैं तो वो भत्ते 2 साल तक कर मुक्त होंगे। तो ये थे हमारे पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे आंशिक कर मुक्त भत्ते और पूर्णतः कर मुक्त भत्ते।